तो आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चालू करेंगे। इससे नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, सेल की डेफिनेशन होती है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब द बेसिक बुनियादी, स्ट्रक्चरल मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो सेल है, एंड फंक्शनल मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सेल्स के अंदर होंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब एक और लाइन को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में सबके पास एक यूनिट होगी जिसका नाम है सेल। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी 2 शब्द यूज करती है। एक शब्द है इनएनिमेट और दूसरा है एनिमेट। इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग, एनिमेट का मतलब है लिविंग। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ cells present in a organism, on the basis of number of cells present in an organisms are divided into 2 ग्रुप्स। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल है उसके बेसिस पर इस दुनिया के पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। अब आगे डिफरेंस देखेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर नोट्स बना लो ना तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर 100% एनसीईआरटी कवर करूंगा। देखो, अब लिखते हैं अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस देखेंगे। पहला है कंटेन 1 सेल ओनली। मतलब इन ऑर्गेनिज्म में एक सेल होगा सिर्फ। और इधर लिखेंगे कंटेन मेनी सेल्स। मतलब मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स होंगे, जैसे हम ह्यूमन बींग्स मल्टीसेलुलर में आते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस परफॉर्म a single cell performs
all the functions like digestion and respiration etc। मतलब देखो, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होगा, तो वो सेल जो है सिर्फ एक है, तो इसलिए उस एक सेल को ही डाइजेशन भी करना पड़ता है, रेस्पिरेशन भी करना पड़ता है और सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब इधर many cells perform a single function। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक मतलब बहुत सारे सेल मिलकर एक फंक्शन करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग मल्टीसेलुलर में आते हैं, तो हम डाइजेशन का केस लेते हैं, तो डाइजेशन के लिए हमारे पास माउथ भी है, स्टोमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, कितनी सारी चीजें। तो एक इंटेस्टाइन ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, तो यहाँ पर देखो, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है बैक्टीरिया, उसके पास सिर्फ एक सेल है, तो उस एक सेल को ही डाइजेशन भी करना पड़ता है, रेस्पिरेशन भी करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज ये समझो, इसके एग्जाम्पल हैं किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा मेंबर्स। देखो एक बात समझो, 1969 में, मैंने कहा 1969 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। उन्होंने इस पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में इसलिए बांटते हैं ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो अब हम अपने पास 1969 में R.H. विटेकर ने इस पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में बांटा, 5 किंगडम में बांटा। पहला एक किंगडम था किंगडम मोनेरा, और एक किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, एक किंगडम था किंगडम एनिमेलिया, एक किंगडम था किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई को किंगडम माइकोटा भी कहती है, और एक किंगडम था किंगडम किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो अब जो किंगडम मोनेरा था और किंगडम प्रोटिस्टा था, उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ठीक, इनमें कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये 3 किंगडम में थे, किंगडम फंजाई, इसको माइकोटा भी कहते हैं, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। ठीक है, ये जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन बताई है, ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन 3 किंगडम में आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में आते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं सिर्फ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल होगा, तो एक सेल वो अकेला भी रह सकता है। लेकिन हमारे केस में, हमारी मान लो अंगुली है, तो हम अंगुली में से अपने एक सेल निकालेंगे और उसको सोचेंगे कि ये अकेला जी ले, तो वो नहीं जी पाएगा, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उससे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और बहुत सारी चीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा, परफॉर्म ऑल
द एसेंशियल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो आपकी एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी लाइन लिखती है। वो लाइन ये है, एनीथिंग लेस देन अ सेल इज कंसिडर्ड अ नॉन लिविंग। मतलब एनीथिंग which is less than a cell is considered a non-living। इसका एग्जाम्पल है वायरस। मतलब ये कोई भी चीज है जो सेल से छोटी है या मतलब सेल नहीं है, वो नॉन लिविंग में कंसीडर की जाएगी। और उसका एग्जाम्पल है वायरस। देखो वायरस को हम ये भी कहते हैं, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब वायरस बॉडी के बाहर होंगे, मतलब इस मार्कर पे कोई वायरस है तो वो नॉन लिविंग कंसीडर करा जाएगा। लेकिन अगर उस वायरस को उठाकर मेरे मुंह में डाल दो तो वो मेरे पास आ गया। अब जब वो मेरे अंदर चला गया वायरस, तो वो मेरी बॉडी के चीजें मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लेके अपने को जीवित कर लेगा। मतलब उस टाइम वो लिविंग कंसीडर करा जाएगा। तो मोटे तौर पर आप ये समझो, वायरस अगर बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो लिविंग है। ठीक है, देखो जो सेल की डिस्कवरी की थी ना, देखो ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665। मतलब 1665 में एक सेल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने, और काय पर की थी? फोर्क ऑफ प्लांट का। मतलब एक देखो, कोर्क सिर्फ इतना समझो, कोर्क एक प्लांट का पार्ट है जो कि डेड होता है। ठीक है, और इन्होंने कोर्क लिया, कोर्क को माइक्रोस्कोप से देखा और इन्हें एक चीज देखी जिसका इन्होंने नाम दिया सेल। बस इतना समझो। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी कहती है कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी जो कि डेड था। डेड इसलिए था क्योंकि इन्होंने जो सेल देखा था वो सबसे पहले देखा था कोर्क में। और मैं बता दूं, कोर्क के बारे में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। फिलहाल इतना समझो, कोर्क एक प्लांट का पार्ट है जो कि डेड होता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब की थी? 1831 में। देखो ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दी है, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब की थी? 1831 में। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं। आज इंट्रोडक्शन था, अगला चैप्टर, अगली वीडियो थोड़ी लंबी होगी। और याद रखो, हमारा जो सीक्वेंस होगा ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है।